हेलो दोस्त, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, हमने पिछली क्लास में पढ़ा लूसेंट की वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैद से रिलेटेड जितने भी जो भी प्रश्न बनते थे हम लोगों ने पीछे उसे पढ़ लिया और डिस्कस कर लिया है। आज हमें पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे और इससे जो क्वेश्चन बन सकता है उसे याद भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतिहास का विभाजन। ठीक है, अब क्यों किस इतिहास का? तो प्राग ऐतिहासिक काल का। तो बोल रहा है इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या इसी का नाम है प्राक इतिहास। ठीक है, आदि इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण या उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिस युग में किसी लिखित साक्ष्य को नहीं मिला उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक क्या होता है? तो उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं गए। मतलब लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसे आदमी पढ़ नहीं पाया, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। मतलब लिखित साक्ष्य तो मिला और उसे पढ़ा भी गया, तो उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, कितने वर्ष पहले? 30 या 40 हजार पहले हुआ है। ज्ञानी मानव, जिसको हम क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है? पूर्ण पाषाण युग। तो ये क्या होता है? तो ये होता है, इसे ये बोलते हैं या पूरा पाषाण काल कि मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, तो इनका शिकार मनोरंजन का साधन था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो आग का आविष्कार कब? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और पहिए का आविष्कार कब? नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। कब अस्थायी प्रवृत्ति कब हुई? तो नव पाषाण काल में हुई। तथा उससे पहले वे कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है, सबसे पहले। तो सबसे पहले किस जंतु को पालतू? तो कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, जब प्रथम हथियार क्या था? कुल्हाड़ी। और किस धातु का प्रयोग किया पहले? तो तांबा का। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। कब हुआ है? तो नव पाषाण काल में। तो कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ है। प्राग ऐतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है? गेहूँ है और पहली फसल भी है, एवं जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। तो कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कृषि पूछेगा तो मेहरगढ़, चावल पूछेगा तो क्या मानेंगे? कोल्डिहवा। तो कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से और चावल होने का साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डिहवा से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल युकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जब C.L. कार्लाइल, ठीक है, कार्लाइल कौन? C.L. कार्लाइल ने विध्वंस क्षेत्र में लघु पाषाण कारण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिर पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। किसके द्वारा? तो C.L. कार्लाइल। ठीक है, किसके द्वारा? C.L. कार्लाइल के द्वारा। विद्य क्षेत्र में लघु पाषाण पोषण कारण खोज निकाले। ठीक है, भारत में मानव अस्थिर पंजर मध्य पाषाण काल में
कब? मध्य प्रश्न काल में सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव प्रश्नकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 से लगभग पहले हुआ है। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है? तो मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है। असम का शेवत्रुभु और गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। क्या है? मानव भाव कपि। तो असम का तो पूछ सकता है श्वेतभ्र। क्या? श्वेतभ्र। ठीक है। कहाँ पाया जाता है? तो श्वेतभ्र कहाँ का स्थल है? श्वेतभ्रु तो ये असम का है। गिब्बन भी असम का है। ठीक है। बोल सकता है इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है।
तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। प्रमुख स्थल दिए गए हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, और वो स्थल कहाँ है तथा इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो ये शब्द दिया गया है, तो चलिए आइए इसको याद करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ना डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको याद करते हैं पहले, ठीक है, कि हड़प्पा के स्थल जो थे सिंधु सभ्यता के, वो कहाँ कहाँ थे, किस नदी के किनारे थे, खोज किसने किया था, और अभी वो कहाँ अवस्थित है। तो देखिए सबसे पहले सिंधु सभ्यता में सबसे पहले स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है। अभी हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, यही है, साहिवाल जिला में है। अब इसकी खोज किसने की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो यही पूछ देता है खोज और ये कहाँ है और किस नदी के किनारे है, तीनों पूछता है, तो तीनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज रावी किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किस नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है। और किस कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में। खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने। चंदहुंदड़ो कहाँ है, तो ये भी सिंधु नदी किनारे है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और खोज किसने की थी, तो मैके या एनजी मजुमदार ने की थी। कब, 1931 में की थी। कालीबंगा, तो कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा की खोज घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है और अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी, क्या, अमलानंद घोष ने। और बीवी लाल एवं बीके थापर ने खोज किया था, ठीक है। कोट दीजी, तो कोट दीजी की खोज किसने की थी, तो कोट दीजी की खोज किया था फजल अहमद ने किया था। कब, 1953 में। कहाँ है, तो ये सिंध प्रांत खैरपुर स्थान पर है। और किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे है। रंगपुर मादर नदी किनारे, रोपर सतलज नदी किनारे, बोलिए साथ में, ठीक है। रंगपुर किस नदी किनारे, मादर नदी किनारे। रोपर सतलज नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। सुतकांगेडोर दासक नदी किनारे, ठीक है। बनमाली रंगोई नदी किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। सुतका ये सादी कौर नदी के किनारे है, ठीक है। अब देख लेते हैं खोज करता कौन कौन है, किसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो देखते हैं हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। चंदहुंदड़ो की खोज किसने की थी, तो मैके या एनजी मजुमदार ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया था, ठीक है। कोट दीजी की खोज किसने की थी, तो फजल अहमद ने किया था। कोट दीजी की खोज। रंगपुर की खोज किसने की थी, तो रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है। रोपर की खोज किसने की थी, तो रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है। लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज ये भी किए थे कौन, लोथल की खोज, तो लोथल की खोज रंगदत्त राव ने किया था, ठीक है। और रोपर की खोज किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने। लोथल की खोज रंगदत्त राव ने। आलमगीरपुर को किसने खोजा था, तो ये किसने खोजा था, आलमगीरपुर, तो यज्ञदत्त शर्मा ने। इन्होंने 2 खोजें की थी, एक रोपर भी खोजा था और आलमगीरपुर, ठीक है, दोनों यज्ञदत्त शर्मा ने ही खोजा था। अब आगे है सुतकांगेडोर किसने खोजा था, तो ये खोजे थे सुतकांगेडोर किसने खोजा था, तो सुतकांगेडोर खोजे थे ऑरेल स्टाइन, ठीक है। बनमाली किसने खोजा था, तो रविंद्र सिंह विशिष्ट ने खोजा था। धौलावीरा तो जेपी जोशी ने खोजा था। सुतकाहो ये जॉर्ज डेल्स ने खोजा था, ठीक है। अब देखिए कौन किस कहाँ स्थित है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चंदहुंदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में, कोट दीजी सिंध प्रांत खैबरपुर स्थान ये भी पाकिस्तान में ही है। रंगपुर कहाँ है, तो गुजरात में। रोपर पंजाब में है, अपने इंडिया में। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है। बनमाली हरियाणा में है, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में। सुतकाहा ये भी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ, तो हड़प्पा सभ्यता की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में घरों की दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। तो केवल लोथल के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सभी स्थलों के दरवाजे क्या अंदर की तरफ खुलते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। कौन कौन सी फसल थी, तो गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का, ठीक है। किसका, शहद का। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी, तो गेहूं और जौ थी,
ठीक है। सिंधु सभ्यता में सभी नगरों की दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे, ठीक है, लेकिन लोथल के दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। कहाँ से? बनमाली से मिला है। रंगपुर लोथल में चावल के दाने मिले हैं। तो कहाँ से? रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल की प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। तो चावल का साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। आगे है सुतकोटदा या कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं। तौल की इकाइयाँ संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। कितनी? तो 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। तांबा ये कहाँ से मिला है? तो खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। तो खेतरी कहाँ है? तो ये है राजस्थान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में है, और ओमान तो जानते ही हैं, ठीक है, ओमान एक देश है। चांदी, तो ये चांदी जो मिला है ना, अफगानिस्तान और ईरान से मिला है। सोना तो कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से मिला है। टीन अफगानिस्तान, ईरान से मिला है। गोमेद ये सौराष्ट्र से मिला है, गुजरात। लाजवर्थ ये मेसोपोटामिया से मिला है। सीसा ईरान से मिला है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता में आगे क्या है, ठीक है। तो आगे है जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः, मतलब स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। स्नानागार कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है स्नानागार, ठीक है, और ये कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो विशाल स्नानागार बोले तो मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार बोले तो भी मोहनजोदड़ो, ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विभाजित है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक काशी की मूर्ति मिली है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंग पशु का अंकन मिलता है। यहाँ पर सबसे आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिलता है। तो कहाँ से? तो हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है, ठीक है, हड़प्पा से मिलता है। गर्भ से निकला हुआ पौधा हड़प्पा से। नर्तकी की काशी की मूर्ति तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदहुदरो में मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदहुदरो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। कहाँ? सिंधु सभ्यता की, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, ठीक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं, मतलब दोनों तरफ, पहली पंक्ति बाईं से दाईं और दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं लिखे जाते थे, ठीक है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन है? तो सुमेरिया है, सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। तो मतलब सिंधु सभ्यता में लोगों के जो घर बने थे ना, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति? तो ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, ठीक है, ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। आगे है मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में। तो बोल रहा है मेसोपोटामिया की अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। किस वर्ग के? वणिक वर्ग के हाथों में था। तो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति जो थी, किस शासन किसके हाथों में था? तो वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो उर्वरता की देवी किसे कहा जाता था? तो वो धरती को कहते थे। कौन लोग? तो सिंधु सभ्यता के लोग कहते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। तो वृक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता से। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की। इस चिन्ह से सूर्य पहचान एवं अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी? मातृदेवी की उपासना, ठीक है, मातृदेवी की उपासना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या? मातृदेवी की उपासना। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित क्या है? मेलुहा है।
संभवतः हड़प्पा सांस्कृतिक शासन वर्णित वर्ग के हाथों में थी। किसकी? वणिक वर्ग के हाथों में। पिग्गटन हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत साम्राज्य या जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो क्या थे? जुड़वा राजधानी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पूजा एवं शिव पूजा, वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन भी सिंधु सभ्यता में मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना एवं का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से किसकी अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य उपासना की। ठीक है, सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो क्या नहीं मिले हैं? तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी? तो मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबरा वाला सांड एवं इस सभ्यता के लोगों के विशेष पूजनीय था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सबसे पूजनीय पशु कौन था? तो कुबरा वाला सांड था। मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, किन ऊनी का? तो सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग। ठीक है, मनोरंजन के लिए सिंधुवासी क्या करते थे? तो मछली पकड़ते थे। तो सिंधुवासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मछली पकड़ना, शिकार करना और पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना, चौपर तथा पासा खेलना आदि सिंधुवासी का प्रयोग करते थे। ठीक है, आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बचाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। क्या था? हड़प्पाकालीन, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए था। ठीक है, किले से घिरे हुए थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला हिस्सा जो था वो किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों की खेत जोते हुए पूजा की प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा, तो ये वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। तो सिंधु यानी सिंधु सभ्यता में ये चीज़ें प्रचलित थी। क्या क्या? तो पर्दा प्रथा भी था और वेश्यावृत्ति भी थी। ठीक है, ये दोनों के दोनों थे, दोनों का होता था। ठीक है, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। तो सिंधु सभ्यता में शवों को जलाते भी थे, गाड़ते भी थे, दोनों प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के शवों को दफनाने और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में शव जलाते थे जबकि मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता में शव दफनाते थे जबकि मोहनजोदड़ो में शव जलाते थे। लोथल या कालीबंगा में समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ठीक है, क्या था? बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा।